सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीएल शर्मा परिष्कार कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको पता है कि हम कॉस्टिंग में बात कर रहे थे और कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां पर आपको पता है कि वस्तु को बनाने से लेकर बेचने तक जो भी खर्चे होते हैं वो वस्तु की लागत कहलाती है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले परिष्कार वर्ल्ड के चैनल जो एकेडमिक से रिलेटेड है उसको सब्सक्राइब करें, वो कंपटीशन से रिलेटेड है इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कंपटीशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगेन आप देखिए, परिष्कार कॉलेज जो एकेडमिक से रिलेटेड है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप एकेडमिक बैकग्राउंड को साउंड बनाते रहें। तो यहाँ पर आप देखिए, हम बात कर रहे हैं मटेरियल की बात कर रहे हैं कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल कंट्रोल, लागत के 3 तत्व होते हैं। पहला सामग्री होता है, दूसरा श्रम होता है और तीसरा उपरिव्यय होता है, खर्चे होते हैं। मैं कॉस्ट शीट को भी लेकर आपसे बात कर चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सामग्री, श्रम और जो हमारा उपरिव्यय है कि सामग्री कौन कौन सी होती है। कच्चा माल होता है, अर्धनिर्मित माल होता है, पक्का माल होता है। लेकिन उस सामग्री को हम कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करते हैं वो उसको लेकर मैंने बात की थी, क्योंकि सामग्री आवश्यकता से अधिक अगर होगी तो हमारा उत्पादन जो है उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम उसको रखेंगे कहाँ पर, रखने की लागत, ब्याज लगेगा, आपको पता है। दूसरा नेक्स्ट है प्रचलन की लागत बढ़ेगी, क्योंकि सामग्री जो है वो फ्रेश होती है तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम सामग्री रखते हैं तो उसका आगे जाके प्रॉब्लम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको देखना है, आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और मटेरियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल कंट्रोल पर हमें फोकस करना है। आप देखिए, विगत विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं जिसको हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्तु का वार्षिक उपभोग 5000 इकाइयां हैं। आप देखिए, एनुअल कंजम्पशन कितना है, 5000 इकाइयां हैं। कितनी यूनिट्स है, 5000। और प्रति इकाई आदेश लागत 64 रुपए है। अब देखिए, 64 रुपए प्रति इकाई आदेश लागत है तथा प्रति इकाई लागत 100 रुपए है। अब देखिए, सवाल पिछली एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। देखिए कि एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर में 5000 इकाइयों की जरूरत पड़ेगी। लिखा है कि एक इकाई की जो आदेश की लागत है वो 64 रुपए है। हम ऑर्डर देंगे बाय ट्रक या बाय फ्लाइट या बाय रेल अगर मंगाएंगे तो यहाँ पर 64 रुपए, 64 रुपए कॉस्ट आएगी। फिर लिखा है कि प्रति इकाई लागत जो हम खरीद के लाएंगे उसकी 100 रुपए लागत है। फिर लिखा है कि भंडारण लागत औसत सामग्री लागत का 16% है, यानी उसको रखने की लागत। रखने की लागत में क्या क्या आता है, ब्याज की लागत भी आती है, उसको रखने की लागत भी आती है और उसको प्रचलन की लागत होती है, वो भी इसमें काउंट करते हैं। 16% है, लेकिन ये परसेंटेज डीबी होती है तो कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो 16% है। आर्थिक आदेश मात्रा क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2011 और 2013 में सवाल आया है। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में आया हुआ सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सवाल, किसी वस्तु की वार्षिक मांग 3200 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं, 3200 इकाइयां हैं और प्रति इकाई लागत 6 रुपए है, यानी एक इकाई की लागत 6 रुपए है। लिखा है कि एक इकाई की वर्ष पर्यंत रख रखाव की लागत एक इकाई की लागत का 25% है, यानी कैरिंग कॉस्ट, रखने की लागत 25% है। तो 25% रखने की लागत है, कैरिंग कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट पर यूनिट इतनी है। तो अभी बताइए, 150 रुपए आदेश की लागत और दे रखी है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 150 रुपए है। तो ये निर्धारित करना है कि आपकी आर्थिक आदेश मात्रा क्या होगी या क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, मितव्ययी आदेश मात्रा जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, कि एक बार ऑर्डर इंप्लीमेंट करें तो इसका मतलब हमारी लागत कितनी होगी, आपको कितनी क्वांटिटी हम मंगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
है। नेक्स्ट है वर्ष में आदेशों की संख्या, कि वर्ष में जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो लगातार आदेशों के मध्य समय अंतराल, कि दो ऑर्डर के बीच में गैप कितना आएगा, दो लगातार जो हमारे आदेश हैं उनके मध्य समय अंतराल कितना होगा वो भी हमें फोकस करना पड़ेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2010 और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकॉम 2013 में सवाल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आपको फोकस करना है, आपको देखना है। आगे देखिए नेक्स्ट, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स पी लिमिटेड द्वारा निम्न सूचनाएं प्रदान की गई है। पी लिमिटेड द्वारा निम्न सूचनाएं प्रदान की गई है। और आगे देखिए मैक्सिमम यूजेज पर वीक, मैक्सिमम यूजेज पर वीक 75 यूनिट्स है, कि 75 यूनिट मैक्सिमम यूजेज है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और मिनिमम यूजेज पर वीक 25 यूनिट्स है, मिनिमम यूजेज आपका 25 यूनिट है, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है। आगे देखिए नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल यूजेज 50 यूनिट्स दे रखा है, कि हमारा नॉर्मल 50 यूनिट एक वीक में जो है सामग्री काम में आती है। आप देखिए यूनिट बन जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 100 रुपए है, और लिखा है कैरिंग कॉस्ट आपकी 15 रुपए है। रखने की लागत, रखने की लागत जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, ब्याज भी लगता है हमारा, और उसके अलावा अप्रचलन की लागत ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी आती है, 15 रुपए है। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 4 से 6 है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, जो आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। आप देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल देखिए CS कंपनी सेक्रेटरी, जो आपको पता है CS का एग्जाम होता है कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो आपको पता है कि ICSI जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1980 में हुई और नई दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। CS जून 2000 में सवाल आया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी, आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, रीऑर्डर लेवल कितना होगा पूछ रहा है, देखिए। और यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, और एवरेज स्टॉक लेवल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सारे फॉर्मूले हैं, उसको भी हमें डिस्क्राइब करना है और साथ में इसको कैलकुलेट भी करना है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। CS जून 2000 में ये सवाल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखिए आगे नेक्स्ट, एक कारखाने में किसी सामग्री की 1500 इकाइयों की प्रति माह आवश्यकता होती है। कितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है, 1500 इकाइयों की। लिखा है जिसकी लागत प्रति इकाई 27 रुपए है। आप देखिए लागत प्रति इकाई कितनी है, 27 रुपए है। प्रत्येक आदेश देने की लागत 150 रुपए है। प्रत्येक आदेश देने की लागत कितनी है, 150 रुपए है, 150 रुपए है। तथा सामग्री के रख रखाव पर औसत सामग्री के मूल्य का 20% खर्च होता है। आप देखिए सामग्री के रख रखाव पर औसत सामग्री के मूल्य का 20% खर्च होता है, एवरेज सामग्री के मूल्य का 20% खर्च होता है। अब देखिए आर्थिक आदेश मात्रा तथा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले आदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, आप देखिए कितनी है, 20% है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 27 है। एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 1500 रुपए है इंटू 12 महीने की है, तो कितना हो गया, 18,000 रुपए, 18,000 यूनिट हो गए, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। यदि न्यूनतम 1200 इकाइयों का की पूर्ति 2% बट्टे पर छूट दी जाए तो क्या आप ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह देंगे। अब देखिए, और ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकॉम 2006 में सवाल आया है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी होती है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकॉम 2006 में सवाल आया है, आपको फोकस करना है। आगे देखिए सामग्री लागत नियंत्रण। आपको पता है मित्रों कि जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल होता है, सामग्री लागत नियंत्रण, कि हमारी जो मटेरियल है उतना ही हम मंगाएं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हम ज़्यादा मटेरियल मंगाएंगे तो उसको रखने की प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा भी वो खराब होने की दिक्कत होगी, और उसके अलावा भी हमारा ब्याज लगेगा, उसके अलावा उसकी प्रचलन की लागत और कम बढ़ जाएगी हमारी। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। सामग्री लागत नियंत्रण में आपको पता है कि जब भी कोई फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है
है तो फैक्ट्री के गेट पर एक कार्ड लगा हुआ होता है, बिन कार्ड जिसको हम कहते हैं, और उस बिन कार्ड में सारे मटेरियल का रिकॉर्ड होता है कि किस किस टाइप की मटेरियल कितना अंदर है, कितना काम में आ गया। उस कार्ड को देखकर कि फैक्ट्री का मैनेजर जो होता है वो डिसीजन लेता है कि फैक्ट्री में कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सामग्री लागत नियंत्रण जिसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। आगे देखिए सामग्री लागत नियंत्रण। वस्तु का निर्माण लागत के 3 तत्वों को मिलने से होता है। आप देखिए कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं, उनको मिलकर वस्तु का आपको पता है निर्माण होता है। लागत के 3 तत्वों को मिलाकर वस्तु का निर्माण होता है। और लागत के 3 तत्वों में क्या क्या होता है, सामग्री, श्रम और उपरिव्यय 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि पहला लागत का प्रथम तत्व क्या है, सामग्री है, दूसरा तत्व क्या है, श्रम है, और तीसरा क्या है, उपरिव्यय है, ओवरहेड है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। लेकिन लागत का महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो श्रम है, लेबर है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए इन तीनों तत्वों सामग्री, श्रम एवं व्यय में सामग्री का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए मटेरियल का जो प्लेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामग्री से ही आगे श्रम होता है और फिर आगे चलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए वस्तु की लागत में सबसे बड़ा भाग भी सामग्री लागत का होता है। वस्तु की लागत में मटेरियल की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है, फिर लेबर है, फिर ओवरहेड है, वो खर्चे कम होते जाते हैं, लेकिन फिर भी मटेरियल भी अपना इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वस्तु की लागत पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है, आपको पता है कि मटेरियल को कंट्रोल करना है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट जितनी हो उतनी ही हमें रखें। आपको पता है कि सामग्री पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया जाए कि मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल मंगाएं, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम जरूरत के अनुसार काम लेते रहें। क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो मटेरियल आप ज्यादा मंगा सकते हैं, आपके पास ऑर्डर कम है तो मटेरियल उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ रखेंगे, कैसे आप उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत जरूरी है, जिसको हम मटेरियल कंट्रोल कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल भी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सामग्री लागत नियंत्रण। आपको पता है मित्रों कि सामग्री लागत नियंत्रण जो होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के 3 नाम हैं। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। आप देखना रीऑर्डर क्वांटिटी, आप देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम ऑप्टिमम क्वांटिटी भी कहते हैं कि हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी हम मंगा सकते हैं। आप देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको मितव्ययी आदेश मात्रा, मितव्ययी मात्रा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी। तो हमारी आर्थिक आदेश मात्रा की एक बार में कितनी इकाइयां हम सामग्री की मंगा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट में हम ईओक्यू के नाम से जानते हैं, ईओक्यू, आपको ध्यान रखना है, ईओक्यू के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। और ईओक्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2RO/C। आपको पता है ये फॉर्मूला है, 2RO/C फॉर्मूला है। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। आपको पता है एनुअल रिक्वायरमेंट, इसका फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट, कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ का मतलब क्या होता है, यानी साल भर में कितने मटेरियल की आपको जरूरत है। फिर ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो पर ऑर्डर आपकी देख लीजिए कितना लगती है पर यूनिट के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, आदेश देने की लागत। यहाँ देखिए वार्षिक उपभोग कितना है, कितनी इकाइयों की साल में जरूरत होती है। इधर आदेश देंगे तो आदेश की लागत, ट्रक से मंगाएंगे तो ट्रकिंग कॉस्ट कितनी हो रही है, रेल से मंगाएंगे तो रेल की कॉस्ट कितनी हो रही है, पर्सनल व्हीकल से मंगाएंगे तो पर्सनल व्हीकल की कॉस्ट कितनी हो रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब रखने की लागत, कि आपकी रखने की लागत कितनी होगी, कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, आप देखिए कि साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है और कैरिंग कॉस्ट कितना है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए बात कर रहे हैं कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कैरिंग कॉस्ट का आपको बता देता हूं मित्रों, आप कैरिंग कॉस्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट रखने की लागत, कैरिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या फॉर्मूला है, कैरिंग कॉस्ट के अंदर रखने की लागत का फॉर्मूला क्या है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। रखने की लागत में आप देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दो है यहां पर। यदि प्रतिशत दिया हुआ है, यदि प्रतिशत में दी हुई है, आप देखिए प्रतिशत में दी हुई है कि आपकी वो प्रतिशत में दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, तो परसेंटेज में दी हुई है तो उस केस में कैरिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए कैरिंग कॉस्ट कि प्रतिशत में दी हुई है तो कैरिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको देखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि परसेंटेज आपकी कितनी है अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट पर यूनिट, कि आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आपको देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है जब परसेंटेज हमें दी हुई हो। लेकिन अगर हमें परसेंटेज नहीं दी हुई है, यदि प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं दी हुई है, प्रतिशत में नहीं दी हुई है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नहीं दी हुई है तो फिर हम कैसे कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परसेंटेज में हमें नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में हमारे पास कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं तो कैरिंग कॉस्ट रखने की लागत का फॉर्मूला है इंटरेस्ट कॉस्ट, कि ब्याज की लागत कितनी हो रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट, प्लस स्टोरेज कॉस्ट, कि रखने की लागत कितनी हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट। आप देखिए कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्याज की लागत कितनी हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट, रखने की लागत कितनी हो रही है, और प्लस ऑब्सोलेंस कॉस्ट। ऑब्सोलेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि अप्रचलन की लागत कितनी हो रही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि आप देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्याज की लागत कितनी हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट, रखने की लागत कितनी हो रही है, और ऑब्सोलेंस कॉस्ट, अप्रचलन की लागत कितनी हो रही है। तो यहां देख लीजिए इन तीनों को जोड़ते हैं तब हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। लेकिन कई बार सवाल में ऐसा भी आता है कि आपको 10% दी हुई है और इधर ब्याज की लागत भी दी हुई है, तो पहले आप 10% निकालेंगे और निकालने के बाद ब्याज की लागत को जोड़ देंगे, दोनों मिला के कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है कि कैसे हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल गया। कई बार हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, कि साल में कितने ऑर्डर देंगे, क्योंकि ये हर चीज हमें देखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, कितने ऑर्डर हमें साल में देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, R अपॉन EOQ। ये फॉर्मूला है R अपॉन EOQ। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, साल भर में कितनी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बार में कितनी इकाइयां मंगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो हमें 50,000 इकाइयों की साल में जरूरत पड़ती है और एक बार में 12,500 इकाइयां मंगाएंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 4 हमें ऑर्डर देने पड़ेंगे, कि 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि साल भर में कितनी सामग्री मंगानी है, एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसमें हमें किसका डिवाइड करना है, एक आर्थिक आदेश मात्रा का, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, उसका हमें डिवाइड करना है, और यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी 4 ऑर्डर हैं। फिर उसके बाद है टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, कि टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, कि 2 ऑर्डर के बीच में, बिटवीन 2 ऑर्डर्स, आप देखिए कि 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप आ रहा है। आप देखिए टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, कि 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स हम निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स का, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर जो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कि आपका साल भर में कितना टाइम है। जैसे नंबर ऑफ डेज, आप या तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं,
और नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये यहां पर आप देखिए। या फिर हम ऐसे भी है कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। तो ये पता लग जाएगा कि किस किस टाइम के बाद, कैसे कैसे गैप के बाद हमें ऑर्डर देना है, क्योंकि ये सब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कैसे ऑर्डर देना है, कैसे नहीं देना। अगर आपने मटेरियल पहले मंगा लिया, खराब हो सकता है, बाद में मंगाया, हमारा ऑर्डर पूरा नहीं होगा, सामग्री जो प्रोडक्ट है वो समय पर तैयार नहीं होगा। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि मटेरियल जो है हमारा आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं रहे और हमारा कम भी नहीं रहे, जिससे हमारा काम चलता रहे, ऐसा मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ मंथ्स जैसे 12 महीने हैं और 12 महीने में 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि एक ऑर्डर में जो हमारा है एक बार हम आदेश देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3 महीने का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 माह का गैप आ जाएगा जो आपको फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज, आप देखिए कितना नंबर ऑफ डेज होगा ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे 365 है या 360 है, तो 360 में 4 का भाग दिया तो इसका मतलब 90 हो गया। 365 होगा तो 91 समथिंग आ जाएगा। तो इतने दिनों बाद हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। तो हमने सीखा अभी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे देखते हैं, निकालते हैं, और फिर दूसरा हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, और फिर देखा टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स की, 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना होता है, तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए कई बार हमसे पूछा जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि टोटल कैरिंग कॉस्ट, कि आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है, और प्लस टोटल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ये दोनों मिला के आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। अब देखिए रखने की लागत कुल कितनी आ रही है, और आदेश देने की, यानी जो भी ट्रक से या किसी से भी सामान मंगा रहे हैं तो उसकी लागत कितनी आ रही है, दोनों को जोड़ते हैं तो परिवर्तनशील लागत आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है और टोटल हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ये हमें फोकस करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। तो यहां पर आप देख लीजिए टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे R/EOQ आप देखिए इंटू O, ये आपको, ये तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। और अगर हमें कैरिंग कॉस्ट का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, EOQ/2 इंटू C। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, कैरिंग कॉस्ट का है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप देखिए, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, EOQ/2 इंटू C। ऐसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और C की निकालना मैं बता चुका हूं पहले, C कैसे निकालते हैं, परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन परसेंटेज नहीं दी हुई है तो फॉर्मूला लिखा था मैंने, इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस ऑब्सोलेंस कॉस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, EOQ/2 इंटू C। और यहां पर R/EOQ इंटू O टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अब R भी दी हुई होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, और उसके आधार पर हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है और ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, और आपको पता है दोनों को हम ऐड करेंगे तो परिवर्तनशील लागत आ जाती है। कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि कुल लागत कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का कि आपकी परचेज कॉस्ट कितनी है। तो परचेज कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, परचेज कॉस्ट में प्लस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, कि वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे परचेज कॉस्ट में, तो इसका मतलब वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हाउ वी कैलकुलेट परचेज कॉस्ट, कि हम परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप देख लीजिए परचेज कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है R इंटू कॉस्ट पर यूनिट। आप देखिए कि R यानी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है इंटू कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी परचेज कॉस्ट आ जाती है। तो ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकालना मैं बता चुका हूं। तो हम टोटल कॉस्ट को ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट में प्लस क्या है, प्लस हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, और प्लस क्या है हमारा कैरिंग कॉस्ट,
कि कैरिंग कॉस्ट रखने की लागत कितनी है, उसके हिसाब से उनको जोड़ेंगे तो ये कुल लागत आ जाएगी कि आपकी उस मटेरियल की कुल लागत कितनी हुई। तो यहाँ पर आप देखिए परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देख लीजिए कि टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब है R इंटू कॉस्ट पर यूनिट, कि R इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, R इंटू कॉस्ट पर यूनिट प्लस आप देखिए R अपॉन EOQ इंटू O प्लस EOQ अपॉन 2 इंटू C। आप देखिए ये पूरा फॉर्मूला जो है हमारा कुल लागत का है, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने क्या क्या देखा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर कि दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा यहाँ पर कि हमारी टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, जिस पर आपको फोकस करना है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे को और पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि रीऑर्डर लेवल क्या होगा। कई बार आपको दे सकता है रीऑर्डर लेवल क्या है, ध्यान रखना ये आपसे पूछा जा सकता है रीऑर्डर लेवल क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है पुनः आदेश मात्रा। आप देखिए पुनः आदेश मात्रा जिसको हम कहते हैं या स्तर कहते हैं, पुनः आदेश स्तर। आप देखिए रीऑर्डर लेवल कि दोबारा ऑर्डर माल मंगाने का, सामग्री मंगाने का कब किस स्तर पर देंगे रीऑर्डर लेवल। तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए पहला फॉर्मूला तो क्या है, डायरेक्ट मेथड, कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है या डायरेक्ट मेथड है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो फॉर्मूला हमारा है क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन, कि आपका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम कंजम्पशन। आप देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। आप देखिए रीऑर्डर पीरियड, दोबारा जो आप मैक्सिमम रीऑर्डर करेंगे तो उसका पीरियड, उसकी अवधि क्या है, तो वो आपको दिया हुआ होगा रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन अधिकतम उपभोग कितना है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। रीऑर्डर पीरियड वहां पर लिखा होता है सवाल में, ध्यान रखना। ROP का मतलब क्या होता है, ROP यानी रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड जिसको पुनः आदेश अवधि कहते हैं, ध्यान रखना रीऑर्डर पीरियड। अब ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का। तो आपको फोकस करना पड़ेगा, हाउ वी कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। लेकिन दूसरा एक और फॉर्मूला है जिसको हम अल्टरनेट मेथड कह सकते हैं, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट फॉर्मूला, जिसको वैकल्पिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, वैकल्पिक फॉर्मूला। तो रीऑर्डर लेवल हम कैलकुलेट करते हैं, तो रीऑर्डर लेवल का अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल का अल्टरनेट फॉर्मूला, तो वो हमारे पास क्या फॉर्मूला है जिसके आधार पर हमें डिसीजन लेना है। तो रीऑर्डर लेवल, आप देखिए रीऑर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर लेवल हमें कैलकुलेट करना है, तो रीऑर्डर लेवल के लिए हमारे पास क्या होता है कि अल्टरनेट फॉर्मूले में लीड टाइम, R इंटू लीड टाइम। आप देखिए लीड टाइम का मतलब होता है अग्रिम आदेश अवधि होती है, ध्यान रखना अग्रिम आदेश, कि आप आज आदेश देंगे तो आपके पास कितने दिनों में सामग्री आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, तो वो लीड टाइम होता है। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, अपॉन टोटल टाइम, कि टोटल टाइम का मतलब होता है साल में 365 दिन होते हैं, तो वो 365 नीचे आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 360 दिन ही मानना है, तो फिर 360 ही लिखेंगे। तो यहां पर आप देखिए R हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, और एनुअल रिक्वायरमेंट लीड टाइम कितना है, कितने दिनों में आपकी सामग्री जो है वो आपके यहाँ ऑर्डर देने के बाद आ जाएगी, वो लीड टाइम होता है। टोटल टाइम कितना है साल में, वो नीचे आता है। प्लस सेफ्टी स्टॉक, कि आपका सेफ्टी स्टॉक कितना रहेगा, जिसको सुरक्षित स्कंद कहते हैं, जो हमेशा बना रहेगा। तो उनको जोड़ेंगे तो जोड़ते हमारे पास क्या आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, कि भाई पहले तो घर में सुरक्षित इतनी सामग्री, हमारा उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए और कितने दिनों में सामग्री और आ जाएगी, उस हिसाब से कितना मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रीऑर्डर लेवल कहते हैं, पुनः आदेश स्तर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला और अल्टरनेट फॉर्मूला है जिसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं। एक हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल, कि मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम लेवल कि अधिकतम स्तर कितना हो सकता है।
तो मैक्सिमम लेवल भी हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेवल कितना होता है। तो मैक्सिमम लेवल हमें कैलकुलेट करते हैं, तो मैक्सिमम लेवल के लिए भी हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। अधिकतम स्तर, कि हमारे पास हमारा अधिकतम स्तर कितना है, इससे ज्यादा सामग्री हमारे कारखाने में, हमारी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए, उत्पादन स्थल पर नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। पहला है डायरेक्ट फॉर्मूला, कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि इससे पता लगा लें हमारे पास कि मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है, कितना अधिकतम स्तर हो सकता है मैक्सिमम लेवल। तो वो आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड है, कैसे हम अडॉप्ट करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप देखिए मैक्सिमम लेवल का, मैक्सिमम लेवल का आप देखिए मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, कि आपका रीऑर्डर लेवल क्या है आप देखिए, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, कि आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है आप देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, कि आपका मिनिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है, मिनिमम कंजम्पशन कितना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आप ध्यान रखना मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना, फोकस करना है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं इसको, आप देखिए कि रीऑर्डर लेवल, कि आपका रीऑर्डर लेवल क्या है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। आप देखिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो यहां पर ये इनटू का साइन है, ये इनटू है यहां पर। तो फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम लेवल का, मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आप देखिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वहां पर क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, इसका मैक्सिमम लेवल का रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और रीऑर्डर क्वांटिटी जो होती है उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं मित्रों, आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए मैक्सिमम लेवल का डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन हम अगर मैक्सिमम लेवल का अल्टरनेट फॉर्मूला निकालते हैं, तो अल्टरनेट फॉर्मूला आप देखिए क्या है, अल्टरनेट फॉर्मूला, अल्टरनेट फॉर्मूला आप देखिए, अल्टरनेट फॉर्मूला जिसको हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक फॉर्मूला कहते हैं, वैकल्पिक फॉर्मूला। तो वैकल्पिक फॉर्मूला हम कैसे अडॉप्ट करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये है और ये अल्टरनेट फॉर्मूला है, वैकल्पिक फॉर्मूला है, जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो कैसे हम निकालते हैं वैकल्पिक फॉर्मूले के बेस पर, ये हमको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टरनेट फॉर्मूले में आप देखिए कैसे हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल अल्टरनेट में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको ये दोनों याद होना चाहिए मित्रों, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं या कुछ भी, जैसे सपोज करो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो रहा है बीएसएनएल का या आरएससीबी का, जो हमारा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो यहां पर ये हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है, वो डायरेक्ट में भी पूछ सकता है या अल्टरनेट में भी पूछ सकता है। और ये आपको पता है कि जो हमारा एकेडमिक्स होता है उसमें भी कोई भी बात हमसे पूछ सकता है। ये चैप्टर ऐसा है जो सीए में आता है, सीएस में आता है, सीएमए के अंदर भी आता है, तो इसलिए आपको फोकस करना बहुत जरूरी है मित्रों। तो यहां पर मैक्सिमम लेवल हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में प्लस हम सेफ्टी स्टॉक जोड़ देंगे, सुरक्षित स्कंद। अब देखिए क्या फॉर्मूला है कि आर्थिक आदेश मात्रा, एक बार में कितना ऑर्डर देंगे और कितनी इकाइयां आएगी आर्थिक आदेश मात्रा, प्लस सुरक्षित स्कंद। अब देखिए सुरक्षित स्कंद क्या है हमारे पास, वो हमें कैलकुलेट करना है सुरक्षित स्कंद। तो ये मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, मैक्सिमम लेवल अधिकतम स्तर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों, आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे देखिए मैक्सिमम लेवल के अलावा हमारे पास एक और होता है, कई बार पूछता है कि मिनिमम लेवल कितना होता है। अब देखिए मिनिमम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम स्तर। तो ये मित्रों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूनतम स्तर हमारा क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है। तो न्यूनतम स्तर हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम लेवल, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए मिनिमम लेवल का, इसमें भी दो है हमारे पास, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला,
तो आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मिनिमम लेवल का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें है मिनिमम लेवल। तो यहां पर आप देखिए मिनिमम लेवल कि आपका मिनिमम लेवल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, कि आपका रीऑर्डर लेवल क्या है, और रीऑर्डर लेवल के अलावा माइनस करेंगे हम यहाँ पर, और माइनस में नॉर्मल कंजम्पशन, ध्यान रखना मित्रों, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ध्यान रखना, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देखो मैक्सिमम में तो हमारे पास क्या आता था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, रीऑर्डर लेवल माइनस डायरेक्ट ही, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस नहीं हो रही है, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन आ रहा है, वहां मिनिमम कंजम्पशन आता था, यहाँ नॉर्मल कंजम्पशन आ रहा है। और नॉर्मल रीऑर्डर आप देखिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो ये नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों जिस पर आप फोकस करना है। तो यहां पर आप देखिए नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये आपको देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंजम्पशन कितना आ रहा है और नॉर्मल कंजम्पशन में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना हो रहा है, और उससे मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, रीऑर्डर लेवल में माइनस करना पड़ता है, तभी हम इस पर फोकस करते हैं, हम देख पाते हैं। तो यहां पर ये मिनिमम लेवल है, न्यूनतम स्तर है, ये आपको, लेकिन यहां ध्यान रखना यदि नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, अगर हमें नॉर्मल नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या है दिया है, तो एवरेज को बेस लेते हैं, ध्यान रखना औसत को बेस लेते हैं, एवरेज को आधार मानते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आधार मानते हैं। और आधार कैसे मानते हैं, ध्यान रखना, जैसे नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे, तो एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि वहां पर हमें दिया होता है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन, कि आपका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम कंजम्पशन, और प्लस मिनिमम कंजम्पशन, कि आपका मिनिमम कंजम्पशन कितना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा मित्रों। वैसे ही हमारे पास रीऑर्डर पीरियड भी निकालना पड़ेगा कि एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालने के लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, वो वही फॉर्मूला है, उसका कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, कि आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। अब देखिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है वो सवाल में लिखा होगा, और इनको जोड़कर हमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है, कैसे हमें मैक्सिमम लेवल निकालना है, और कैसे हमारा मिनिमम लेवल निकालना है। मिनिमम लेवल में आपको पता है कि एक हमारे पास अल्टरनेट मेथड भी होती है मिनिमम लेवल की। तो यहां पर देखिए अल्टरनेट मेथड, मिनिमम लेवल में अल्टरनेट मेथड क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, अल्टरनेट मेथड। तो आपको पता है कि मिनिमम लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल निकालते हैं। तो मिनिमम लेवल अल्टरनेट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, सेफ्टी स्टॉक, कि आपका सेफ्टी स्टॉक क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। तो मिनिमम लेवल इक्वल टू क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक होता है मित्रों, जिस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है, मिनिमम लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिए नेक्स्ट, एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है, कई बार पूछा जाता है, सेफ्टी स्टॉक आपको पता है कि जो हमेशा बना रहेगा उसी को हम मिनिमम लेवल कहते हैं, लेकिन एक बार कई बार हमें पूछा जाता है कि एवरेज लेवल क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है मित्रों। एवरेज लेवल क्या होता है, जिसको हम औसत स्तर कहते हैं, औसत स्तर, औसत स्तर एवरेज लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला हम एवरेज लेवल निकालते हैं, तो एवरेज लेवल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एवरेज लेवल के लिए, कि मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम लेवल कितना है प्लस मिनिमम लेवल कितना है, आप ध्यान रखना मिनिमम लेवल कितना है, और डिवाइडेड बाय 2, इनको जोड़ते हैं तो हमारा एवरेज लेवल आ जाता है, जिसको हम औसत स्तर कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2।
नेक्स्ट हमारे पास बी फॉर्मूला हो जाता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेवल क्या है प्लस मिनिमम लेवल क्या है और डिवाइडेड बाय 2 क्या है। तो यहां पर एवरेज लेवल हमें कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हमें देख लीजिए कि एवरेज लेवल हम कैलकुलेट करते हैं तो एक और फॉर्मूला बन जाता है एवरेज लेवल का, और वो फॉर्मूला क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर आप देखिए कि मिनिमम लेवल, कि आपका मिनिमम लेवल क्या है। तो मिनिमम लेवल जो है, और मिनिमम लेवल में अगर हम प्लस 1/2 ऑफ EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को प्लस कर देंगे तो हमारा एवरेज लेवल आ जाता है। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम लेवल में न्यूनतम स्तर में जो हमारी आर्थिक आदेश मात्रा है उसका आधा जोड़ देंगे तो जोड़ते हमारा एवरेज लेवल आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हमारे पास कि अगर हमें एवरेज लेवल और निकालना है तो एवरेज लेवल आप देखिए कैसे निकालते हैं। एवरेज लेवल एक होता है मैक्सिमम लेवल, कि आपका मैक्सिमम लेवल जो हो रहा है और उस मैक्सिमम लेवल में हम -1/2 ऑफ क्या कर देंगे EOQ लेस कर देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो भी हमारा एवरेज लेवल आ जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है मित्रों कि हम 3 तरह से एवरेज लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रख लेना, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, और एक है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम लेवल -1/2 ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हो रही है वही तो हमारी प्लस हो रही है सेफ्टी स्टॉक में, तभी तो हमारा मैक्सिमम लेवल आ रहा है। और आपको पता है सेफ्टी स्टॉक के बराबर मिनिमम लेवल होता है, तो मिनिमम लेवल में अगर प्लस 1/2 ऑफ EOQ जोड़ लेंगे तो हमारा एवरेज लेवल आ जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। और इधर मैक्सिमम में माइनस कर देंगे 1/2 ऑफ EOQ तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज लेवल आ जाता है, जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, जिस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए नेक्स्ट हम और बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एक है हमारे पास कई बार पूछा जाता है कि डेंजर लेवल क्या है। तो डेंजर लेवल का मतलब होता है, इसमें 2 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास सामग्री कितने टाइम में आ सकती है अर्जेंटली। तो डेंजर लेवल हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि मिनिमम कंजम्पशन कितना है, भाई कितना मिनिमम कंजम्पशन हमारा आ सकता है। देख लीजिए मिनिमम कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी सप्लाई पीरियड, कि आपका इमरजेंसी सप्लाई पीरियड कितना है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी हम डेंजर लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि सामग्री और आ सकती है तो हम एवरेज कंजम्पशन को बेस लेते हैं कि औसत कंजम्पशन हमारा कितना आ सकता है, एवरेज कंजम्पशन, और इनटू क्या करेंगे फिर वही इमरजेंसी सप्लाई पीरियड, कि इमरजेंसी सप्लाई पीरियड क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमको फोकस करना है मित्रों, जिस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी सप्लाई पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेंजर लेवल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए सामग्री नियंत्रण को 5 भागों में विभाजित किया गया है जा सकता है। कितने पार्ट में बांटा जा सकता है सामग्री नियंत्रण मेटल कंट्रोल को? आप देखिए सामग्री का प्रबंध एवं संगठन, कि सामग्री का कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट और संगठन कैसे काम करेगा ये आपको देखना है। सामग्री का क्रय, कैसे सामग्री का हम क्रय करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे चैनल घूमता है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, और किस तरह हम जो मटेरियल है उसको परचेज करेंगे, वो सारी चीजें हमें देखनी है, जो इसमें 5 भागों में बांटी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सामग्री का संग्रहण के उसको रखेंगे कैसे, कलेक्शन कैसे करोगे, अब देखिए स्टोरेज कैसे करोगे, लेकिन पहले हमें संग्रह करना पड़ेगा, उसको कैसे कलेक्शन करोगे। तो यहां पर आप देखिए सामग्री का निर्गमन की इशू भी करना पड़ेगा, मटेरियल हमें देना पड़ेगा कि भाई लो काम में आ रही है, लो इशू करना पड़ेगा। तो इशू करेंगे हम, क्यों परचेज कर दिया तो अब इशू कर दिया, कि परचेज करके रख लिया अब इशू कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो होगा ना, सामग्री कम होगी। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। आगे देखा निर्मित सामग्री का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इशू। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि पहले आया पहले गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आया पहले गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड, फिफो मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, या फिर हम देखेंगे यहाँ पर हिपो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। उसके आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे सामग्री का मूल्यांकन कैसे करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास सामग्री ग्रह की स्थिति,
कि आपकी जो मटेरियल जो है, मटेरियल हाउस है, उसकी स्थिति क्या है, मटेरियल कितना पड़ा है, कितना स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पर देखेंगे सामग्री गृह की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए सामग्री गृह की सुरक्षा कि उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है, क्योंकि मटेरियल गायब नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम वॉचमैन रखते हैं, इसलिए हम फॉरमैन रखते हैं, ये सब चीजें सुपरवाइजर हम उस पर कंट्रोल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामग्री गृह की उपयुक्तता कि उसको वो यूजफुल है या नहीं है, क्योंकि उसको रखने की जरूरत है भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है अपन फालतू उसको स्टोर करके रख रहे हैं, डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, या फिर उसकी स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ रहा है। तो वो सब चीजें हमें सोचनी पड़ेगी जहां पर मटेरियल को हम कंट्रोल करते हैं। आगे देखिए सामग्री गृह की सुव्यवस्था कि वो एक तरह से सिस्टमेटिक होना चाहिए, ये भी उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो ये कंट्रोल करके हमें देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमानदार स्टोर कीपर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि स्टोर कीपर कहीं से मटेरियल अगर गायब कर दिया तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये चीजें, एक हॉनेस्ट स्टोर कीपर होना बहुत जरूरी है, जो मटेरियल को इशू करे, मटेरियल को कलेक्ट करे, और उसके बीच में कोई भी मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, कहीं पर चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का जो है एक तरह से वो नहीं होना चाहिए लीगल काम। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामग्री का लेखा एवं जांच कि लेखा करना चाहिए कि कितनी मटेरियल आई है और कितना मटेरियल हमारे पास से गया है, और उसको हम एग्जामाइन करें, देखेंगे इंस्पेक्शन करके कि भाई क्या ये सही है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कॉस्ट ऑडिट भी करते हैं, आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए विभिन्न स्टॉक स्तरों का निर्धारण। बहुत सारे स्टॉक लेवल होते हैं जिन पर हमें करते हैं, जिसको मैं रिवॉर्डर लेवल अभी बता चुका हूं मैं कि पुनः आदेश स्तर कैसे निकालते हैं, रिवॉर्डर लेवल इसके बारे में बात कर चुका हूं। सामग्री कम से कम व ज्यादा से ज्यादा स्टोर में कितनी हो, इन स्तरों पर निर्धारित की जाए। तो ये हम देखते हैं कि ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, और किस लेवल पर दोबारा ऑर्डर देना पड़े, रिवॉर्डर लेवल, जिसका मैं फॉर्मूला अभी बता चुका हूं। दो फॉर्मूले हैं रिवॉर्डर लेवल के। पहला फॉर्मूला जो रिवॉर्डर लेवल का था आपको बताया था मैंने, क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि आर इंटू लीड टाइम अपॉन टोटल डेज, कि टोटल टाइम कितना है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो दो फॉर्मूले थे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, एक अल्टरनेट फॉर्मूला था। रिवॉर्डर लेवल किस लेवल पर हम दोबारा ऑर्डर देंगे, जो आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पुनः आदेश स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर जो बता चुका हूं मैं, मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम भी बताया, मिनिमम भी बताया। मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम का फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूले में रिवॉर्डर लेवल प्लस रिवॉर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रिवॉर्डर पीरियड। और दूसरा एक और फॉर्मूला है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम लेवल पर। तो मैक्सिमम लेवल में दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला क्या था, वो है हमारा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। लेकिन मिनिमम लेवल जो हमारा न्यूनतम स्तर है, उसमें भी दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, रिवॉर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रिवॉर्डर पीरियड। लेकिन दूसरा फॉर्मूला और था, वो था हमारा मिनिमम लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे सही वर्क हो सकता है और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अधिकतम स्टॉक स्तर कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है। आगे देखिए, और जो मैं बता चुका हूं एवरेज स्टॉक लेवल की भी बात कर चुका हूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन एक दो फॉर्मूले और हैं, एक है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा है मैक्सिमम लेवल माइनस 1/2 ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो फैक्ट्री है, हमारा इंडस्ट्री है, उसमें आवश्यकता से ज्यादा जो है हमारा मटेरियल नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा होगा तो हमें रखने की प्रॉब्लम होगी, इंटरेस्ट लगेगा, ऑब्सोलेंस कॉस्ट होगी। लेकिन अगर हमें कम पड़ रहा है तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो सकता है, जहां से हमें ऑर्डर आए हैं वो ऑर्डर हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे टाइम पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेज नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बंद हो सकता है, या फिर आप जो है डिफेक्टिव सप्लाई कर सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है।
तो डेंजर लेवल में बता ही चुका हूं कि डेंजर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंजर लेवल में कि जहां पर मिनिमम कंजम्पशन कितना है इनटू इमरजेंसी सप्लाई पीरियड। फ्लाइट से आ सकता है तो कितना इमरजेंसी सप्लाई पीरियड लगेगा, बाय ट्रेन आ सकता है तो इमरजेंसी सप्लाई पीरियड कितना लगेगा, बाय बस बाय ट्रक आ सकता है या बाय पर्सनल व्हीकल आ सकता है तो इमरजेंसी सप्लाई पीरियड कितना होगा, उसको हम मिनिमम कितना आ सकता है, एवरेज कितना आ सकता है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको डेंजर लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पुनः आदेश स्तर रिवॉर्डर लेवल जो होता है सामग्री का वह स्तर जिस पर स्टोर कीपर द्वारा सामग्री क्रय करने की आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब देखिए उसे रिवॉर्डर लेवल कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि किस लेवल पर हमें दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लेवल पर दोबारा ऑर्डर देना है, और वो कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले मैं बता चुका हूं। कौन कौन सा था, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, आर इंटू लीड टाइम प्लस अपॉन टोटल टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, रिवॉर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस स्तर पर हमें दोबारा ऑर्डर देना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्शन बंद नहीं हो और मटेरियल भी समय पर आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूनतम स्टॉक स्तर जो बता चुका हूं, सामग्री का वह स्तर है जिससे कम सामग्री की मात्रा स्टोर में नहीं होने दी जाती है, क्योंकि अगर उससे कम रहेगी तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास सामग्री का प्रतिदिन औसत उपभोग कितना कंजम्पशन होता है, एवरेज कंजम्पशन बता चुका हूं आपको, मैक्सी प्लस मिनी डिवाइडेड बाय 2 प्लस, नेक्स्ट बताया था मिनी प्लस 1/2 ऑफ ईओक्यू, नेक्स्ट बताया था मैक्सी माइनस 1/2 ऑफ ईओक्यू, यानी मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, मिनी यानी मिनिमम लेवल, मैक्सी यानी मैक्सिमम लेवल, अधिकतम स्तर और न्यूनतम स्तर, ये आपको ध्यान रखना है। आदेश प्राप्ति में लगने वाला समय कितना है, कि कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्या मैक्सिमम टाइम क्या है, रिवॉर्डर लेवल क्या है, रिवॉर्डर पीरियड क्या है, तो वो आपको देखना है। मिनिमम रिवॉर्डर पीरियड क्या है, मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। इसे सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसे क्या कहा जाता है, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक कहा जाता है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। इसे सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं और बफर स्टॉक भी कहते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। मिनिमम लेवल क्या आपका बना रहना चाहिए। आपको देखिए अधिकतम स्टॉक स्तर जो मैं बता चुका हूं, सामग्री का वह स्तर है जिससे ज्यादा सामग्री मात्रा स्टोर में नहीं होने दी जाती है, अधिकतम स्टॉक स्तर कहलाता है। क्योंकि आप ज्यादा अगर स्टॉक कर लोगे मटेरियल को तो उसको रखने की प्रॉब्लम आएगी, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज शॉर्ट पड़ रहा है तो वेस्टेज होगा आपका, आपकी डिमांड अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको मटेरियल को कहाँ रखेंगे, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिकतम स्टॉक स्तर, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। और उसके दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, रिवॉर्डर लेवल प्लस रिवॉर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रिवॉर्डर पीरियड। और दूसरा फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने, क्या उसका दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामग्री का कैसे कंजम्पशन करोगे आप देखिए, आदेश प्राप्ति में लगने वाला समय कितना होगा, ये सब फैक्ट्री के मैनेजर को डिसाइड करना है, ध्यान रखना, उसको डिसीजन लेना है किस तरह का कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना यूज हो रहा है, क्या ऑर्डर देने में कितना टाइम लगेगा, और कैपिटल हमारे पास है कि नहीं, वो अवेलेबिलिटी भी वो देखेगा, क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं है तो आप कैसे डिमांड को कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्याज की दर ये भी आपको देखनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने सपोज करो मटेरियल ज्यादा मंगा लिया, इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको कैरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। तो डिसीजन मेकिंग पावर वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस लेवल पर किस तरह का डिसीजन लेते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामग्री के मूल्यों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, आप देखिए वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, फ्लक्चुएशन आपको देखना पड़ेगा। तो सामग्री के मूल्यों में कितना उतार चढ़ाव होता है वो आपको देखना पड़ेगा। सामग्री का प्रबंध एवं संगठन में कितनी सामग्री का उतार चढ़ाव होता है। आप देखिए भंडार गृह के लिए स्थान, कि आपके जो भी स्टोरेज होते हैं वो प्लेस कहाँ रहेगा, फैक्ट्री के पास में रहना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने दूर कर दिया, उसको दूर कर दिया तो फिर प्रोडक्शन के लिए आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामग्री की क्वालिटी पर ध्यान देना है, उसकी गुण आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू मेंटेन रहेगी, आपकी डिमांड बनी रहेगी। लेकिन अगर उससे बढ़िया क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल होगी तो इसका मतलब है कि फिर आपका प्रोडक्ट वो जो है पिट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ध्यान रखना। अप्रचलन की भी समस्या होती है, ऑब्सोलेंस की,
सपोज करो वो मटेरियल अब काम में नहीं आ रहा, वो चलन से बाहर हो गया, चलन से बाहर हो गया तो आपकी प्रॉब्लम होगी कि मटेरियल को क्या हटाने की और समस्या हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ऑब्सोलेंस कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, आप देखिए आपकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ये बढ़ गई इसका मतलब आपकी कैरिंग कॉस्ट रखने की लागत बढ़ रही है, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है बीमा इंश्योरेंस, क्योंकि आपको पता है कि आजकल फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है, हर व्यक्ति का भी इंश्योरेंस होता है, तो ये वैसे ही आपको देख लीजिए कि वहां पर हमें मेटेरियल का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कहीं हमारा लॉस ऑफ स्टॉक नहीं हो जाए, माल की हानि नहीं हो जाए, तो ये हमें देखना पड़ता है। लॉस ऑफ स्टॉक वो भी हमें कराना पड़ेगा इंश्योरेंस, उसके भी खर्चे होते हैं, उस पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे स्टॉक का लॉस कम से कम हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आगे देखिए उत्पादित वस्तुओं की मांग, कि आपकी जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड बनी रहे, तो डिमांड है तो सबसे मेन है कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज करेंगे तो आपकी सेल्स अच्छी हो सकती है, मार्केट से कम रेट में अवेलेबल होगी कस्टमर को, डिमांड बनी रहेगी, क्वालिटी आपकी है ही, तो ये आपको देखना है। उत्पादित वस्तुओं की मांग क्रिएट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आग लगने क्षय होने का भय, आपको पता है मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई आग लगने और कोई भी डिफेक्टिव गुड्स है उसको लॉस हो गया तो इसका मतलब आपकी एक तरह से टेंशन बनी रहेगी, तो लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है ये सब आपको मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे जीएसटी के बारे में देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स का क्या होता है, जीएसटी का क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि टीसीएस टीडीएस कैसे लगता है, तो ये सब है कि कैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, ये हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके लिए क्या कहती है, किस तरह के वो टैक्सेस वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट हमारा औसत स्टॉक स्तर, मैं बता चुका हूँ एवरेज स्टॉक, ये मात्रा न्यूनतम स्टॉक की मात्रा से ज्यादा व अधिकतम स्टॉक की मात्रा से कम होती है। तो एवरेज होता है तो मिनिमम से तो ज्यादा होगा और मैक्सिमम से कम होगा। तो बहुत सिंपल बात है कि मैक्सी प्लस मिनी डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, न्यूनतम स्तर प्लस अधिकतम स्तर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको देखना पड़ेगा। डेंजर लेवल में बता चुका हूं कि आपको पता है कि मिनिमम सप्लाई कितना हो सकता है, इनटू क्या करेंगे हम, इनटू करेंगे इमरजेंसी सप्लाई पीरियड क्या है, कि मिनिमम कंजम्पशन कितना है इनटू इमरजेंसी सप्लाई पीरियड। अगर मिनिमम नहीं है तो एवरेज लेवल मंगा लो, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी सप्लाई पीरियड, तो उस हिसाब से हम डेंजर लेवल की हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। मटेरियल की शॉर्टेज है, आपको पता है कि मटेरियल भी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस पे है तो पहले से आपको मंगा के स्टॉक करना पड़ेगा, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे देखिए आदेश मात्रा ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप ऑर्डर कैसे देंगे, ऑर्डर क्वांटिटी आपको देखनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। तो किसी भी सामग्री का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है उसे आदेश मात्रा कहते हैं, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑर्डर क्वांटिटी, कि किसी भी सामग्री का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है उसे आदेश मात्रा कहते हैं, किस सामग्री का हमें ऑर्डर दिया जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य सामग्री की लागत को मिनिमम रखना होता है, कि कॉस्ट की जो हमारी मेटेरियल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग का मेन मोटिव यही है। मेन मोटिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। संस्था का मुख्य उद्देश्य मेटेरियल की कॉस्ट को मिनिमम रखना है, कि न्यूनतम कैसे हो सकती है आपको फोकस करना पड़ेगा। क्रय करने पर होने वाले खर्चे, कि जो भी क्रय करने पर खर्चे होते हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्रय करने पर कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, तो वो आपको खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तभी आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। स्टोरेज एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो कम से कम हो रखने की लागत, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आदेशों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, R अपॉन EOQ, साल में कितने ऑर्डर देंगे, आप देखिए टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है और रिक्वायरमेंट में हम कितनी उसकी कैलकुलेट करते हैं, हम ध्यान रखना R अपॉन EOQ, एक बार में कितना मंगाएंगे, साल भर में कितना मंगाएंगे, जो साल भर में मंगाएंगे उसमें एक बार में मंगाएंगे उसका डिवाइड कर देते हैं, जिसको R अपॉन EOQ कहते हैं। मैंने बताया था कितने ऑर्डर दिया जा सकता है। टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर में भी मैंने निकालना आपको बता दिया था, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज आपके क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो गैप आ जाता है कि कितने गैप होना चाहिए।
दो आदेशों में समय अंतराल, आप देखिए दो आदेश जो होंगे, लीड टाइम और टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, कि दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर फोकस करना है कि टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये कैलकुलेट करके भी हमने देखा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल आदेश लागत, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये भी मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूँ कैसे, परचेज कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला और वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बता चुका हूँ। कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट, आर यानी क्या बोलते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट, आर इंटू कॉस्ट पर यूनिट प्लस आर अपॉन ईओक्यू इंटू ओ प्लस ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी। तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये सारे मैं बता चुका हूँ आपको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भंडारण लागत, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज दी हुई है तो मैंने बताया था परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकलता है। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं दी हुई है तो फिर हम कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया मैंने। स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस ऑब्सोलेंस कॉस्ट, ये आपको बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना जरूरी है। आगे देखिए भंडार गृह का किराया, कि आपका भंडार गृह का किराया क्या है, स्टोरेज कॉस्ट का किराया क्या है, कर बीमा हास एवं रखरखाव के खर्चे, कि आपके जो टैक्स, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन है और मेंटेनेंस के खर्चे कितने हैं, उसके आधार पर हमें फोकस करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हमें देखना है कि कैसे गृह का किराया है, कर बीमा, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस के खर्चे, इन पर कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो कॉस्ट मिनिमाइज नहीं होगी। तो ये आपको देखना है। माल का बीमा, कि माल का जो बीमा है वो कैसे करते हैं हम, उसका इंश्योरेंस भी कम होना चाहिए, कैसे रिस्क कम होनी चाहिए, तो वो हमें देखना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग पावर में। माल की चीजत एवं प्रचलन से हानि, आपको पता है कि माल जब हम एक तरह से फैक्ट्री में लेकर आते हैं और फैक्ट्री से जब हम मशीन में डालते हैं तो थोड़ा बहुत बिखर जाता है, सिकुड़न हो जाती है, चीजत हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रचलन से हानि होती है, ऑब्सोलेंस लॉस होता है, काम में नहीं आ रही, वेस्टेज हो रहा है, और वैसे ही हमारा नॉर्मल वेस्टेज होता रहता है, जिस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास दे रखा पूंजी पर ब्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम से कम हो तभी हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। यही हमें देखना है इन्वेंट्री कंट्रोल में कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि कॉस्ट मिनिमाइज हो मटेरियल की। भंडार गृह के लिए कर्मचारियों का वेतन, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उनकी सैलरी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए तो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू वो काम कर रहे हैं काम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होनी चाहिए, जिस पर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए यहाँ पर परिवर्तनशील लागत, आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उस पर आपको फोकस करना जरूरी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये बता चुका हूं मैं आपको, ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बताया था मैंने आर अपॉन ईओक्यू इंटू ओ, और कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला बताया था ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी, और ये सी और ओ बताया था मैंने, सवाल में लिखा होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखी होती है, कैरिंग कॉस्ट निकालने का मैं फॉर्मूले बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए नेक्स्ट स्कंद की कुल लागत कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है, ये आपको देखना है कि टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, परचेज कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वस्तु का वार्षिक उपभोग 5000 इकाइयां हैं। अब देखिए यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2RO अपॉन C, ये फॉर्मूला है। आर यानी एनुअल रिक्वायरमेंट। तो अभी देखिए यहां पर कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है 5000। अब देखिए और इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट से आपकी देख लीजिए 64 रुपए, तो इंटू 64 और डिवाइडेड बाई सी करेंगे, कैरिंग कॉस्ट 16% है, तो मैंने कहा था कॉस्ट पर यूनिट के लेते हैं, तो 100 रुपए का 16% 16 रुपए हो गए, तो 16 से हम डिवाइड करते हैं, 16 को इससे किया तो 16 चौक 64 हो गए। अब आप देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना आ रहा है, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 200 के आसपास हमारा जो हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी कि एक बार में आप आदेश देंगे तो कितनी इकाइयां मंगाई जाए। तो ये आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम देख लीजिए कितना 200 यूनिट आ गई है, 2RO अपॉन C,
टू यानी आपको लिखा हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 64 है, 100 इंटू 16% हमने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर हमें 16 रुपये आ गए और यहाँ पर हमने डिवाइड किया और इसका वर्गमूल निकाला तो 200 यूनिट हमारी क्या आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। तो आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए आर का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन और एनुअल रिक्वायरमेंट के साल भर में कितनी जरूरत पड़ेगी, वार्षिक उपभोग या आवश्यकता की मात्रा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर जो हम आदेश की लागत कहते हैं, प्रति इकाई आदेश देने की लागत क्या होगी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो रखने की लागत है जिसको कितनी आएगी, तो प्रति इकाई वर्ष भर की भंडारण लागत स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी, वो हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट होती है। आपको फोकस करना है। आगे देखिए, किसी वस्तु की वार्षिक मांग 3200 इकाइयां हैं। अब देखो एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है और यहां पर भी हमें देखो तीन चीजें निकालनी है। पहला हमें ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है और दो लगातार आदेशों के मध्य समय अंतराल भी निकालना है। तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी क्या क्या कैलकुलेट करना है, ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। और ये बता चुका हूं मैं आपको निकालना कैसे निकालते हैं। तो यहां पर आप देखिए पहले ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2RO/C, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर आप देखिए कि दो तो हमारे पास है, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 3200 हो रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, आप देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप देख लीजिए कितनी आ रही है हमारे पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब देखिए और कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, कैरिंग कॉस्ट 25% है। तो 25% 6 रुपए का कितना हो गया, क्योंकि प्रति इकाई लागत का निकालते हैं परसेंटेज का, तो ये कितना आ गया, 1.5 रुपये हो गया। तो ये आप देख लीजिए, इसको हम वर्गमूल करेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 800 आ गई। आर्थिक आदेश मात्रा देखिए 2 इंटू 3200 इंटू 150 और फिर 1.5 रुपये ले लिया, डिवाइड कर दिया हमने तो 6,40,000 आया। उसका वर्गमूल निकाला तो 800 हमारा वर्गमूल आ रहा है। तो 800 इकाइयां एक बार में आपको मंगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर 800 आ गया हमारे पास, तो हमने देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, R/EOQ। अब आपका R आ रहा है 3200 और EOQ आ रहा है आपका कितना, 800। तो 800 का भाग दिया इसमें 3200 में, तो 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आ गए। अब आगे बोल रहा है कि टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स कितना है, तो 12 महीने भाई, 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे तो 3 महीने का गैप रखो ना। और अगर 365 दिन है तो 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे तो 91 डेज के समथिंग हमारे को गैप देना पड़ेगा कि इस हिसाब से हमें नया ऑर्डर देना पड़ेगा। तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स में कितना गैप करना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर आ गए हमारे पास, 3200 डिवाइड बाई 800 यानी R/एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट हमारा टाइम जो गैप है, अब देखिए टाइम गैप आपका कितना आ रहा है, टाइम गैप आपका देखिए टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। तो यहां पर आप देखिए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 12 में 4 का डिवाइड किया तो 3 महीने आ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेज में निकालेंगे तो लगभग 90 डेज आ जाएंगे, 360 दिन मानेंगे तो 90 आ जाएंगे और अगर 365 मानेंगे तो 391 के आसपास समथिंग बैठेंगे, जो आपको देखना है। नेक्स्ट, वर्ष में दिनों की संख्या 360 मानी गई है। या तो प्रश्न में वर्ष के दिनों की संख्या दे दी जाए, अन्यथा सामान्य 360 या 365 दिन मान लेते हैं हम, जिस पर आपको फोकस करना है। आगे देखिए नेक्स्ट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स पी लिमिटेड द्वारा निम्न सूचनाएं प्रदान की गई है। और यहाँ मैक्सिमम, मिनिमम ये सब दिया हुआ है, देख लो। ये सारे फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये सब मैं बता चुका हूँ। कैरिंग कॉस्ट भी आपको दे रखी है डायरेक्ट ही 15 रुपये, कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपये दे रखी है। ये सब आपको दिया हुआ है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ 4 से 6 के बीच में आपको ये दे रखा है। तो आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं आप, रिवॉर्डर क्वांटिटी कितनी है, जिसको ईओक्यू कहते हैं। तो ईओक्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, ईओक्यू का फॉर्मूला आपको पता है, √2RO/C। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट भी दी हुई है 15 रुपये, √, आपको निकाल लेंगे। रिवॉर्डर लेवल कितना है, रिवॉर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल, कि आपका मैक्सिमम लेवल क्या है, प्लस आपको पता है रिवॉर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड। आप देखिए इनटू करेंगे मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड कितना है ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम रिवॉर्डर पीरियड।
तो ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, मैक्सिमम लेवल इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ये आ जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला बता ही चुका हूं कि मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। जहां नॉर्मल नहीं दे रखा है हम एवरेज को बेस लेते हैं। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये सब दिया हुआ है हमें, ध्यान रखना। और एवरेज स्टॉक लेवल के लिए मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, या फिर ईओक्यू के बेस पर घटा जोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सीएस में आया हुआ सवाल है। रीऑर्डर लेवल आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो दे रखी है, कितनी हमारे पास यूनिट्स दे रखी है, देखिए ये हम आर एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट को हमने पूरा देख लिया है कि कितनी हमारे पास नॉर्मल यूजेज 50 यूनिट्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए 50 यूनिट्स हमारी नॉर्मल होती है, तो उसके आधार पर हमने कैलकुलेट किया वीक्स के आधार पर, तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो रिक्वायरमेंट हमारी देख लीजिए 2600 आ रही है। 2600 हमने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लिया है, तो 2 इंटू 2600 इंटू 100 यानी 5,20,000 हो गई। और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट 15 आ रहा है, तो लगभग 186.19 यूनिट जो हमारा है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी जो एक बार में मंगाएंगे। आगे देखिए एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, ये कॉस्ट ऑफ प्लेस ऑर्डर ये हम देख चुके हैं। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये भी हम बात कर चुके हैं। प्रश्न में वार्षिक उपभोग की स्पष्ट सूचना नहीं है, इसकी गणना निम्न प्रकार की गई है। आप देखिए कैसे की गई है, नॉर्मल यूजेज आपका इंटू नंबर ऑफ वीक इन ईयर, तो 50 है इंटू 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा नॉर्मल यूजेज के बेस पर बेस लेते हैं, तो ये आप देखिए रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये हम निकालते हैं रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। तो ये आप देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन 75 था और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 दे रखा है, तो 450 इसका आंसर आ जाएगा। जो सब कुछ दिया हुआ है मैंने फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम के लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो आप देखिए यहाँ पर कि रीऑर्डर लेवल 450 आ गया। 50 इंटू 5 नॉर्मल यूजेज आपका दिया हुआ है, 50 इंटू 5 मैंने कहा था नॉर्मल अगर नहीं दिया हुआ है तो हम एवरेज को बेस लेते हैं, तो 200 यूनिट हमारा क्या आ गया, मिनिमम लेवल आ गया है। मैक्सिमम लेवल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ये भी आप देख लीजिए कि 450 आपका रीऑर्डर लेवल था, रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 186 आ गई, और आपका देखिए मिनिमम कंजम्पशन 25 था और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो आपका दे रखा था डिलीवरी पीरियड 4 था, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए जोड़ के 536 यूनिट हमारी मैक्सिमम हो सकती है। मिनिमम 200, 536 हमारी मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 200 से कम नहीं होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लेवल 536 है, मिनिमम लेवल 200 है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 368 या समथिंग जो भी आ रही है वो हमारा एवरेज लेवल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक कारखाने में किसी सामग्री की 1500 इकाइयों की प्रतिमाह आवश्यकता होती है। कितनी इकाइयों की आवश्यकता होगी, 1500 इकाइयों की, जिसकी लागत प्रति इकाई 27 रुपए है। आप देखिए कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 27 रुपए, और आपको पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 दे रखी है, और आपको पता है कि कैरिंग कॉस्ट 20% दे रखी है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर कि न्यूनतम 1200, पहले तो ये कैलकुलेट करो भाई यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ईओक्यू कितना आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना 1500 एक महीने की है, 12 महीने की कितनी होगी एनुअल रिक्वायरमेंट, 18,000। तो आपको ध्यान रखना 18,000 तो आर है, और आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 है, और फिर आपकी 20% 27 रुपए की 5 रुपए 40 पैसे जो है वो कैरिंग कॉस्ट आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आधार पर हमने देखा पहले, तो आप देखिए ईओक्यू निकालते हैं, तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, √2RO/C, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो √2RO2 एनुअल रिक्वायरमेंट 18,000 हो गई, और यहाँ पर ये कितना 150 आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए 40 पैसे आ रही है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट आपके आ गई है, और ये देखिए 1000 यूनिट हमारी बन रही है। 1000 यूनिट आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिसको मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था आपको, 54 लाख है, और 54 लाख में 5.4 से डिवाइड करेंगे तो 1000 यूनिट हमारी क्या आ रही है, एक तरह से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है। एक बार में कितनी यूनिट मंगाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, टाइम गिव बिटवीन 2 ऑर्डर्स डिवाइड बाई, आपको पता है ईओक्यू से डिवाइड करेंगे तो 18 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, परचेज कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। तो
यहाँ पर 4,86,000, ये फॉर्मूले बता चुका हूँ। परचेज कॉस्ट प्लस जो है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। फिर आगे देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था, आर अपॉन यूक्यू इंटू ओ। तो आर अपॉन यूक्यू इंटू ओ निकालेंगे, 27 रुपये आ गई। तो आर कितना है आपका 18,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपको पता है 150, इंटू क्या है ओ, आपको पता है आर अपॉन यूक्यू, यूक्यू कितना आ रहा था आपका 1000 आ रहा था, और इंटू कितना आ रहा है आपका ये 150 आ रहा है। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2700 आ गए, और इधर आपको पता है ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी, तो वे भी 2700 आ रहा है। तो टोटल 4,91,400 रुपए की कॉस्ट आ रही है, और ईओक्यू आपकी 1000 आ रही है। लेकिन अभी कह रहा है कि अगर एक बार में ईओक्यू, एक बार में सामान हम 1200 इकाइयों का मंगाएं मटेरियल, तो ईओक्यू अगर 1200 हो तो टोटल कॉस्ट में कितना फर्क पड़ेगा। और अगर हम डिस्काउंट दें तो 2% डिस्काउंट देते हैं हम, तो पहले तो 27 रुपए का 2% 54 पैसे घटा दिए, तो 26 रुपए 46 पैसे कॉस्ट के हिसाब से 4,76,280 रुपए आए। तो ये हमें देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, 20 मार्क्स का आता है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी वही है हमारे पास, कैसे निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, आर अपॉन जो है ईओक्यू, आर अपॉन ईओक्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आप देखिए इसका ये आ गया हमारे पास, तो ये 2250 आ गए। ईओक्यू हमारे पास 1200 है, ध्यान रखना, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट आप देख लीजिए कितनी आ रही है। कैरिंग कॉस्ट जो निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी। ईओक्यू 1200 है यहाँ पर, तो 1200 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 यूनिट है यहाँ पर, 1200 में 2 का भाग देना है, और फिर उसके बाद क्या करना है ये आपको देख लीजिए। टोटल हमारे पास कितनी आ रही है, 3,175 आ रही है। तो 3,175 यहाँ 4,81,705 रुपए 20 पैसे आ रहे हैं। देखिए 4,81,000, जब हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 4,91,400। जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और इकाइयां भी ज्यादा मंगा रहे हैं, 4,81,705। इसका मतलब एक बार में 1200 इकाइयां मंगानी चाहिए। क्यों, क्योंकि सेविंग हो रही है भाई। वहां 4,91,000 समथिंग आ रही थी, यहाँ 4,81,000 समथिंग आ रही है। इसका मतलब सेविंग हो रही है। तो सलाह देखिए, बट्टे का प्रस्ताव स्वीकृत कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे 9,694 रुपए 80 पैसे की बचत हो रही है, सेविंग हो रही है, जिस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको लेकर मैंने आपसे बात की, डिस्कस किया, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। मेटेरियल को कैसे कंट्रोल करते हैं, मेटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करते हैं, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी था। आप एक एक पॉइंट पर अगर फोकस करेंगे तो मैं समझता हूं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, न केवल इस टॉपिक के अंदर बल्कि पूरे सब्जेक्ट में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको पता है मित्रों कि परिष्कार वर्ल्ड चैनल जो हमारा कंपटीशन से रिलेटेड है, आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगेन आपके देखिए परिष्कार कॉलेज जो एकेडमिक से रिलेटेड है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ मित्रों आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।